गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम +1 पोल साइंस का लेसन नंबर 8 पढ़ रहे थे, शांति। तो शांति को कायम करने के विभिन्न तरीके क्या क्या हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शांति स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपनाई गई। इन रणनीतियों को आकार देने में 3 प्रमुख दृष्टिकोणों ने मदद पहुँचाई। पहला तरीका राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देता है, उनकी संप्रभुता का आदर करता है और उनके बीच प्रतिद्वंद्विता को जीवंत सत्य मानता है। उसकी मुख्य चिंता प्रतिद्वंद्विता के उपयुक्त प्रबंधन तथा संघर्ष की आशंका का समन्वयता संतुलन को पारस्परिक व्यवस्था के माध्यम से करने की होती है। कहा जाता है कि वैसा एक संतुलन 19वीं सदी में प्रचलित था, जब प्रमुख यूरोपीय देशों ने संभावित आक्रमण को रोकने और बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए अपने सत्ता संघर्षों में गठबंधन बनाते हुए तालमेल किया। दूसरा तरीका भी राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति को स्वीकार करता है, लेकिन इसका जोर सकारात्मक उपस्थिति और परस्पर निर्भरता और संभावनाओं पर है। यह विभिन्न देशों के बीच विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है। अपनी अपेक्षा रहती है कि वैसे सहयोग राष्ट्र की संप्रभुता को नरम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को प्रोत्साहित करेंगे, अर्थात आपसी भेदभाव को मिटाएंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक संघर्ष कम होंगे, जिससे शांति की बेहतर संभावनाएं बनेंगी। इस पद्धति के प्रयोगकारों द्वारा अक्सर दिया जाने वाला एक उदाहरण दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का है, जो आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ता गया। पहली 2 पत्तियों से भिन्न तीसरी पत्ती राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्तप्राय अवस्था मानती है। यह अधिराष्ट्रीय व्यवस्था को मानचित्र बनाती है और वैश्विक समुदाय के अभुत्य को शांति को विश्वसनीय गारंटी मानती है। वैसे समुदाय के बीच राष्ट्रों और सीमाओं के आर पार बढ़ती आपसी अंतःक्रियाओं और संयंत्रों को दिखते हैं, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगम और जन आंदोलन जैसे विभिन्न गैर सरकारी कर्ता शामिल हैं। इस तरीके के प्रस्ताव और समर्थक तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण की चालू प्रक्रिया राष्ट्रों की पहल से घट गई है, प्रधानता और संप्रभुता की ओर अधिक क्षीण कर रही है, जिसके फलस्वरूप विश्व शांति कायम होने की परिस्थिति तैयार हो रही है। यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र तीनों ही पत्तियों को प्रमुख तत्वों का आकार को साकार कर सकता है। सुरक्षा परिषद, जो स्थायी सदस्यता और 5 प्रमुख राष्ट्रों को निषेधाधिकार देता है, प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय श्रेणीबद्धता को व्यक्त करता है। आर्थिक सामाजिक परिषद और अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। मानव अधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को आकार देना और लागू करना चाहता है। समकालीन चुनौतियां क्या हैं, देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन शांति के प्रति खतरों को रोकने और समाप्त करने में वह सफल नहीं हुआ है। इसकी बजाय दबंग राष्ट्रों ने अपनी संप्रभुता को प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया है और क्षेत्रीय सत्ता संरचना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी अपनी प्राथमिकताओं के और धारणाओं के आधार पर बदलना चाहा है। इसके लिए उन्होंने सीधी सैनिक कार्रवाई का भी सहारा लिया है और विदेशी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। ऐसे आचरण का जवन उदाहरण अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका का ताज़ा इंटरफेयर है। इससे उभरे युद्ध में बहुत सी जानें गई हैं। आतंकवाद के उदय का कारण आक्रमण राष्ट्रों का स्वार्थपूर्ण आचरण भी है। प्राय आधुनिक हथियारों को उन्नत तकनीक का दक्ष और निर्मम प्रयोग करके आतंकवादी इन दिनों शांति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। 11 सितंबर 2001 को इस्लामी आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र पर का ध्वस्त किया जाना इस अमंगलकारी वास्तविकता को लेखनीय अभिव्यक्ति है। इन ताकतों द्वारा अति विध्वंस जैविक, रासायनिक अथवा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका को दिलाने वाला है। अब देखिए,
वैश्विक सामुदायिक धौंस जमाने वाली ताकतों को लो लोलुपता और आतंकवादियों की गुरिल्ला युक्तियों को रोकने में असफल रहा है। वह अक्सर नस्ल संहार अर्थात किसी समूचे जनसमूह के व्यवस्थित संहार का मूक दर्शक बन सकता है। यह खास करके रवांडा में साफ तौर पर देखा गया है। इस अफ्रीकी देश में 1994 में तकरीबन 5 लाख तुत्सी लोगों को हुतू लोगों ने मार डाला। हत्याकांड के आरंभ होने के पहले खुफिया जानकारी उपलब्ध होने और इसके भड़कने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में घटना का विवरण जाने के बावजूद कोई अंतर्राष्ट्रीय इंटरफेयर नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा के खून खराबे को रोकने के लिए शांति अभियान चलाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यही नहीं कि शांति एक चुका हुआ सिद्धांत है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और कोस्टारिका जैसे देशों ने सैन्य बल नहीं रखने का फैसला किया। विश्व के अनेक हिस्से में परमाणु हथियार से मुक्ति क्षेत्र बनते हैं, जहां आणविक हथियार को विकसित और तैनात करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त समझौते के तहत पाबंदी लगी है। आज इस तरह के 6 क्षेत्र हैं जिसमें ऐसा हुआ है या इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसका विस्तार दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र और मंगोलिया तक है। सोवियत संघ ने 1991 में विघटन से अति शक्तिशाली देशों के बीच सैनिक प्रतिद्वंद्विता पर पूर्ण विराम लगा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रमुख खतरा समाप्त हो गया है। इसके अलावा समकालीन युग शांति को बढ़ावा देने के लक्ष्यों को लेकर होने वाली बहुत ही लोकप्रिय पहलकदमियों का साक्षी बना है। इन सभी को प्राय शांति आंदोलन कहा जाता है। दोनों विश्व युद्ध के कारण पूरे विध्वंस ने इस आंदोलन को प्रेरित किया है। यह तब से जोर पकड़ता गया है और राजनीतिक तथा भौगोलिक अवरोधों के बावजूद दुनिया में बड़े पैमाने पर इसके अनुयायी पैदा किए हैं। इस आंदोलन को विभिन्न तबके के लोगों ने बढ़ावा दिया है, जिनमें लेखक, वैज्ञानिक, शिक्षक, पत्रकार, पुजारी, राजनेता और मजदूर सभी शामिल हैं। इसका लगातार विस्तार हुआ है और अब महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा जैसे अन्य आंदोलनों के समर्थकों से पारस्परिक फायदेमंद जुड़ाव होने से यह और अधिक संगठन हुआ है। इस आंदोलन ने शांति अध्ययन नामक ज्ञान की एक नई शाखा का विसर्जन किया है और इंटरनेट जैसे संप्रेषण के नए माध्यम का कारगर इस्तेमाल किया है। अब देखिए निष्कर्ष। इस पाठ का निष्कर्ष क्या, शांति का निष्कर्ष क्या निकला? इस अध्याय में हमने शांति के विभिन्न पहलुओं, इसके अर्थ, इसके सामाजिक, सामान्य, बौद्धिक और व्यवहारिक चुनौतियों तथा इसके लक्षणों को तहकीकात की है। हमने देखा कि शांति के क्रियाकलापों में सद्भावपूर्ण सामाजिक संबंध के सृजन और संवर्धन के आचरण शांति जो मानव कल्याण की खुशहाली के लिए प्रेरक होते हैं। शांति के मार्ग में अन्याय से लेकर उपनिवेशवाद तक अनेक अवरोध हैं, लेकिन उन्हें हटाने में बेलाग हिंसा के प्रयोग का लालच और अनैतिक और अत्यधिक जोखिमपूर्ण है। दोनों हैं नस्ल संहार, आतंकवाद और पूर्ण युग में जो नागरिक और योद्धा के बीच की रेखा को धूमिल करता है। शांति की खोज की राजनीतिक कार्रवाइयों के साध्य दोनों को ही रूपांतरित करना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हमारा ये लेसन है कंप्लीट हो गया। कल इसके क्वेश्चन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुनोगे। थैंक यू।